हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए, यानी कि सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। आपको बताना है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या है। फर्स्ट है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। नहीं। सेकेंड है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बिल्कुल। क्या होता है, बाल्यावस्था में विकास जो होता है आपका बहुआयामी होता है। क्या होता है, बहुआयामी, यानी वही बहुस्तरीय होता है। इसमें क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास जो है अनेक प्रकार से होते हैं। यह क्या होता है, यह विकास का मिश्रित रूप होता है। क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। फर्स्ट है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। क्या है, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें वाइगोत्स्की की, ये किसने दिया है, ये वाइगोत्स्की ने बताया है इसके बारे में। इसे हम लोग दूसरे नाम से जो जानते हैं उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं जेडपीडी। क्या बोलते हैं, जेडपीडी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए एक बालक है, किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है। कार्य को करते समय अपने माँ द्वारा दिए गए जो निर्देश को ध्यान से सुनता है और बाद में क्या होता है, उसे वो स्वतंत्रतापूर्वक वह ऐसे किसी कार्य को आरंभ करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जिन निर्देशों के अनुसार उसने अनुसरण किया, वो जो यानी माँ जो निर्देश दे रही है बच्चे को, बच्चे ने उसे अनुसरण किया, तो ये क्या होता है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये जो सिद्धांत दिए हैं जीन पियाजे ने, उनके अनुसार बताना है कि बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कैसे योग्यता रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका परिकल्पित निगनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ है। बिल्कुल। क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं तर्क कर लेते हैं और अधिक से अधिक अमूर्त चीज़ों का क्या करते हैं, अनुप्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, परिकल्पनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं, कितने, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के जो 6 चरण बताए हैं, उसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि उन चरणों में से किसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति किस अवस्था में है जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। क्या यह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास में है, क्या यह सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में है, क्या यह यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास में है, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में है। तो इसका जवाब देना है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। क्या है, आपका ऑप्शन सेकेंड सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास करेक्ट हो जाएगा। क्या है, आपका सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास करेक्ट हो जाएगा। यह क्या है, कोहलबर्ग का जो है चौथा चरण है। क्या है, चौथा चरण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित है। क्या है, प्रश्न संख्या 5 पूछ रहा है कि हावर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो देखते हैं। स्थानिक मनोवैज्ञानिक, नहीं, तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है आपका अंतर व्यक्तित्व विक्रेता, अंतरा व्यक्तित्व है। क्या है? अंतरा व्यक्तित्व विक्रेता, तो ये भी आपका सही नहीं है। भाषायिक जो है मूर्तिकार, ये भी नहीं सही है। ठीक है, और फोर्थ है आपका शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 6, वाइगोत्स्की के अनुसार। क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार। फर्स्ट देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है? आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। फर्स्ट है, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बिल्कुल सहायक है, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड है आपका बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट नहीं पैदा करता है। थर्ड है, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम व असफल विद्यार्थी को पहचानने में सहायता करता है। नहीं, ये इसलिए नहीं होता कि हम बच्चे कितने सफल हैं या फिर कितने बच्चे असफल हैं इसका हम लोग मूल्यांकन करें, इसलिए ये नहीं होता। ठीक है, तो आपका थर्ड भी गलत है। फोर्थ है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। बिल्कुल, एक प्रगतिशील कक्षा में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और जो अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 8, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विस्तार के सभी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। क्या पूछ रहा है? प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विस्तार के सभी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो फर्स्ट देखते हैं, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, ये तो गलत है। सेकेंड, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, नहीं, ये भी गलत है। थर्ड है, एक ही लिंग की योग्यता को समूह बनाना, ये तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ है आपका, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्या है? आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को क्या समझना चाहिए? क्या एक गुण और साधन के रूप में, क्या रुकावट के रूप में, या समस्या के रूप में, या फिर एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, एक गुण और साधन के रूप में। बिल्कुल, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बताना है कि बाल केंद्रित कक्षा वो है जिसमें क्या है, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, केवल बाल केंद्रित कक्षा की बात कर रहा है और केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर ध्यान देंगे, ये तो गलत है। सेकंड है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत, बच्चे को कभी उनकी योग्यता, क्षमता, अंक, ग्रेड, इनके आधार पर कभी भी वर्गीकृत नहीं करना है। थर्ड है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता नहीं। फोर्थ है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिल्कुल, हर बच्चे क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं बच्चों के अनुरूप, यानी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को शिक्षक पूरा करता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बात हो रही है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह किस वैज्ञानिक के बारे में कहा गया है?
तो ये कहा गया है वाइगोत्स्की के बारे में। किसके बारे में? वाइगोत्स्की के बारे में। प्रश्न संख्या 12, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? आंशिक दृष्टि पूछ रहा है ना, कौन सी उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, ठीक है, मुद्रित, ठीक है। सेकेंड है त्रिविमी नक्शे और चार्ट, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड है बोलते हुए पुस्तकें, स्पर्शनीय सूचना पर, बिल्कुल। जब बच्चा देखने में असमर्थ है या फिर आंशिक दृष्टि से देखने में उसे समस्या हो तो ये क्या है? मददगार होगा। फोर्थ है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ये आपका जो गलत जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, अगर बच्चा ऐसे ही आंशिक दृष्टि से ग्रसित है तो वो कैसे हेल्पफुल होगा? तो आपका ऑप्शन फोर्थ गलत हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। प्रश्न संख्या 13, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। क्या है? समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। फर्स्ट है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। तो आपका जो क्या पूछ रहा है? समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। फर्स्ट है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, नहीं, अभी बताया था मैंने, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है बच्चों को अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के नामांकित करना। नामांकित नहीं करना है बच्चों को, पृथक्करण नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है, ठीक है, ये भी आपका गलत है। अभी बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। थर्ड है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थान। बात हो रही समावेशी शिक्षा को, जिसमें हम लोग सभी बच्चों को क्या है, एक समान वातावरण, यानी कि उनकी जो आवश्यकता है उनके अनुरूप वातावरण प्रदान करते हैं, न कि उनको अलग शैक्षिक संस्थान का प्रावधान करते हैं। फोर्थ है दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल, समावेशी शिक्षा के पीछे जो अंतर्निहित विचार है आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। फर्स्ट देखते हैं चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप को देकर। बिल्कुल, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? पठन वैकल्य क्या कह रहा है? पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? फर्स्ट है उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ को जानकर, नहीं, उन्हें पठन वैकल्य की बात हो रही है, यानी डिसलेक्सिया की बात हो रही है। सेकेंड है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, उससे भी नहीं पता चलेगा। थर्ड है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। बिल्कुल, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, प्रतिकूल परिस्थितियों से वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? प्रतिकूल परिस्थितियों से वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना पूछ रहा है कि कौन सी पद्धति वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। तो आपका पहला तो करेक्ट नहीं है। सेकेंड देखते हैं अधिगमकर्ताओं को विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को अत्यधिक ध्यान न देना पड़े। तो आपका सेकेंड भी सही नहीं है। थर्ड है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बिल्कुल, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है आपका? क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों के एक दूसरे को समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो
आप लोग का जो है थर्ड और फोर्थ दोनों सही होगा। ठीक है, क्या है आपका थर्ड और फोर्थ दोनों सही होगा। तो ये क्या है आपका, इस पर स्टार मार्क लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका थर्ड और फोर्थ, आपका जो थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था का क्या है, कोई प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, का कोई आपसी संबंध है या नहीं है, क्या है ये बताना है। तो जो सही होगा क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था का क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल स्वास्थ्य का और जो हमारे अंदर सामूहिक अवस्था है इनका बिल्कुल महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न संख्या 18, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अध्यापिका को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है, विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए कि वो अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को व्यवस्थित कर पाए। बिल्कुल। सेकेंड देखते हैं, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत नामांकित करके उनकी योग्यता के आधार पर समूह बनाने चाहिए। नहीं, कभी बच्चे को वर्गीकृत नामांकित क्या ऐसे नहीं करना है। ठीक है। सी देखते हैं, विद्यार्थियों में संवाद पर चर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल सी भी सही है, यहाँ तक तो सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना है। कभी क्या है, मानक विधि, मानकीकृत विधि, ठीक है, मानक पाठचर्या, ऐसे शब्द मिले तो आपका वो क्वेश्चन वो जो आपका ऑप्शन होता है सही नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। प्रश्न संख्या 19, अधिगम डैश डैश और एक प्रक्रिया है, क्या है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, अधिगम क्या है, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 20, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को डैश क्या करना चाहिए, टालना चाहिए या उपेक्षित करना चाहिए या समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन थर्ड, समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 21, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण रचना करनी चाहिए कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करना चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थी को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, क्या है, प्रभावशाली पद्धति है। कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। फर्स्ट देखते हैं, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव पूछा है। फर्स्ट है, बच्चे अपने आसपास की विविधताओं घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये तो आपका सही है, पूछा है कौन सा सही नहीं। सेकंड देखते हैं, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन नहीं सही है बच्चों के चिंतन के विषय में, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। इसमें गलत क्या है, इसमें बोल रहा है कि बच्चे जो होते हैं प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, तो ये आपका गलत है। प्रश्न संख्या 24, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, बताना है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है। फर्स्ट है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का
समर्थ नहीं होता, ये तो गलत है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल, आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से फर्स्ट, बच्चे स्वयं के चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है कि बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। नहीं, बच्चे क्या होता है, जब स्वयं की चिंतन प्रक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो अपने अगले स्तर तक यानी उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। क्या होता है, उनसे उनका विकास होता है, तर्क करने की जो क्षमता होती है बढ़ती है। ठीक है, नहीं कि बच्चों में भ्रांति उत्पन्न होती है। और थर्ड क्या, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है। नहीं। प्रश्न संख्या 26। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। क्या एक कक्षा में जो है अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र का आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो यह क्या कहलाएगा, आपको बताना है। अध्यापक केंद्रित कहलाएगा, या फिर प्रगतिशील कहलाएगा, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित कहलाएगा, या फिर व्यवहारवादी कहलाएगा। तो क्या है ये आपका प्रगतिशील कहलाएगा। क्या है ये जो विशेषताएं हैं आपकी, ये आपकी प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 27। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। फर्स्ट है, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। पूछ रहा है मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रतीकात्मक खेल का उभरना। क्या है, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। तो नहीं। सेकेंड है आपका तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से अमूर्त है। क्या है, जो कि प्राकृतिक रूप से अमूर्त है। थर्ड देखते हैं पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। फोर्थ है आपका वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। क्या है, तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से अमूर्त है। क्या है, जो कि प्राकृतिक रूप से अमूर्त है। क्या होता है, जो मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो आपका क्या है, तीन वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है। क्या होती है, 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं शब्द जैसे प्रतीकों, विभिन्न वस्तुओं या फिर परिस्थितियों, घटनाओं को जो क्या है दर्शाने वाली प्रतिमाओं का प्रयोग करके अधिक प्रवीण हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय कोई भूमिका नहीं निभाता, या फिर बहुत कम भूमिका निभाता है, या फिर प्राथमिक कारक है, या फिर द्वितीयक कारक है। इसका आपको सही जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्या आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के सामाजिकरण में जो विद्यालय होता है द्वितीयक कारक है। क्या है, विद्यालय द्वितीयक कारक होता है, जबकि बच्चों के सामाजिकरण में परिवार जो होता है आपका प्राथमिक कारक होता है। क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है। परिवार प्राथमिक कारक होता है, विद्यालय आपका द्वितीयक कारक होता है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। बताना है किस मनोवैज्ञानिक ने, क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे ने। किसने, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है,
वो मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों की कल्पना, वो सोचने विचारने का जो ढंग होता है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा भिन्न होता है। क्या होता है? वयस्कों की अपेक्षा जो होता है भिन्न होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।